नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत एसिड बेस का यह सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने दो थ्योरी कवर की थी, वो थी आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी और साथ ही साथ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। इस वीडियो में हम तीसरी जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे, अम्ल और क्षार या एसिड बेस से रिलेटेड, वो है लेविस या लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। तो चलिए देखते हैं लुईस के अनुसार किसे अम्ल और किसे क्षार कहा जाएगा। ठीक, इंग्लिश में इसे लेविस कहते हैं, हिंदी में लुईस कह सकते हैं, एक ही मतलब है। तो देखिए, अम्ल वह पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन का एक एकाकी युग्म ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म इंग्लिश में कहा जाएगा लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वह क्या होगा? अम्ल होगा। देखिए, पहली बार हमको ये देखने को मिल रहा है कि अम्ल ऐसा पदार्थ है जो कुछ ग्रहण कर रहा है। इसके पहले दोनों वीडियो में हमने क्या देखा था, दोनों थ्योरी में हमने क्या देखा था कि अम्ल जो है वह कुछ प्रदान कर रहा है। आर्रेनियस के अनुसार हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार प्रोटॉन प्रदान कर रहा है। हालांकि H+ आयन और प्रोटॉन एक ही मतलब था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसके पहले दोनों थ्योरी में अम्ल कुछ प्रदान कर रहा था। लुईस के अनुसार अम्ल अब जो है एकाकी युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ध्यान रखें, इसी कारण इसको क्या कहेंगे? एसिड को क्या कहेंगे? लोन पेयर एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लेविस या लुईस। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया अम्ल। इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, और जहाँ पेयर हुआ मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर ग्रहण करने की अगर क्षमता होगी किसी पदार्थ में तो वो अम्ल कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अभी देख लीजिए, कुछ नाम हो सकते हैं आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको रटना ना पड़े, पहचानना आ जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल के तौर पे जो गिवन एग्जाम्पल है उसको तो आप याद कर ही लीजिए कि ये जो है अम्ल होगा और ये जो होगा क्षार। देखिए अम्ल के उदाहरण देखिए, लुईस के अनुसार NH4+, Na2+, AlCl3, FeCl3, SO3 और Cu+2। ठीक है, तो एक तरीके से एक और चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जितने भी धन आयन हैं वो अम्ल होते हैं और ज़्यादातर एक पहचान भी होती है। जैसे अम्ल क्षार का एक बेसिक पहचान देखें तो ज़्यादातर, देखिए एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादातर। ठीक है, सामान्यतः जो भी धनायन होता है, कैटायंस होते हैं, वो अधिकतर अम्ल होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी धनायन है, ये भी धनायन है, दिखाई दे रहा है, ये भी धनायन है, दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भी धनायन दिखाई देगा वह क्या होगा? अम्ल होगा। और इससे एक और कंक्लूजन ये निकलता है, चूँकि ये धन आयन है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आयन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के चांसेस हैं, क्योंकि ये प्लस है। बात समझ में आ रही है? जहाँ भी प्लस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। सामान्य शब्दों में अगर कहें, जहाँ भी प्लस दिखाई दिया इलेक्ट्रॉन का भूखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर। क्लियर है? तो ये उदाहरण होंगे NH4+, NO2+, AlCl3, FeCl3, SO3, Cu+2, मतलब कॉपर। ठीक है, आखिरी वाला। क्षार किसे कहेंगे? तो देखिए, क्षार वह पदार्थ है लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का एक एकाकी युग्म प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन का एक एकाकी युग्म प्रदान करेगा। ये ठीक है, इसी कारण क्षार को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? लोन पेयर डोनर। ठीक है, दान करने वाला, प्रदान करने वाला। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर दान करेगा भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो क्षार, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो ग्रहण करेगा वो अम्ल। ऑब्वियसली जिसके पास जो चीज़ की कमी होती है वो उसको ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर अगर साधारण शब्दों में समझें तो इलेक्ट्रॉन पैसा है, पैसा। ठीक है, जिसके पास पैसा अधिक है वो दान करेगा, यहाँ पर पैसा का मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जिसके पास पैसा अधिक है वो दान करेगा, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है वो दान करेगा, और जो दान कर रहा है वो क्षार है। और जिसके पास पैसे की कमी है, जो ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम पैसा कह रहे हैं, तो जो ग्रहण कर रहा है वो अम्ल है। क्लियर है? इतने बार रिपीट हो गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, OH-, NH2-, Cl-। ठीक है, तो एक तरीके से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो भी ऋण आयन होंगे, ठीक है, एनायन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वह लुईस के अनुसार क्या होंगे? क्षार होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऋण 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 दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है।
तो यहाँ पर तो दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऋण लगा हुआ है, तो वो दूसरे को दान कर पाएगा अपना। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार जो क्षार है वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। क्लियर है? अम्ल को, और अम्ल इलेक्ट्रॉन का पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखता है क्षार से। एकदम क्लियर है क्या? उदाहरण याद रख लेंगे, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन है, NH2 माइनस Cl माइनस। क्लियर है? अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं NH3। पहले भी हमने देखा था कि क्या है NH3, क्षार है ना? यहाँ पर भी वो क्षार होने वाला है। ठीक है, NH2 भी क्षार है, लेकिन NH4 अम्ल है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के उदाहरण। अब और कुछ मैं उदाहरण एक्सप्लेन आपके सामने करना चाहूँगा। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वो क्षार होता है, और जो ग्रहण करता है वो अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर हमको दो चीज़ों से लेना देना है। पहला, किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है तत्व का ग्रुप नंबर क्या है वो पता होना चाहिए आपको। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा निकालने का। और दूसरा, इसी से हमको पता चलेगी वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी पता करेंगे ग्रुप नंबर से, और वैलेंसी पता करके किसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब लोन पेयर है, और किसके पास नहीं है पता चल जाता है। मैं बताऊंगा आगे। पहला उदाहरण मैंने लिया है इसका, NH3 का रिएक्शन करा दिया है BF3 के साथ। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, F3B और NH3। ठीक है, मतलब ये जुड़ गए आपस में। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, सहसंयोजक बंध के थ्रू जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे कि यह अपना जो ये दिख रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये प्रदान करेगा किसको, बोरॉन को, क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाया, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। क्या नहीं पूरा हो पाया है? ऑक्टेट, अष्टक। कोई भी पदार्थ अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है और वो स्थायी तौर पे आने की कोशिश करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, बेसिक केमिस्ट्री है। अगर आपका बेस केमिस्ट्री से क्लियर है तो आपको बात समझ में आ रही होगी, और नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको कुछ देर में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये अपना लोन पेयर किसको दे दिया, BF3 को, मतलब बोरॉन को प्रदान कर रहा है। यहाँ पर बोरॉन में कमी है, ठीक, लेकिन F3 भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त रूप से देखते हुए हम क्या बोलेंगे कि NH3 का एक लोन पेयर मिल रहा है कि इसको, BF3 को। तो इस वजह से ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है कौन, BF3, तो इस कारण यह एसिड हो जाएगा या अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यह इसको डोनेट किया है, तो दोनों के बीच में, किसके बीच में, बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में, बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में, इसी कारण मैंने ऐसा लिखा है इसको, बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में इस प्रकार का एक बंध मिलेगा जिसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। क्लियर है? तो ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसके पीछे आपको रीज़न समझाने वाला हूँ। दो चीज़ें आपने नोट कर लिया है, देखिए मैं इसी के एग्जांपल को देते हुए समझाऊंगा। पहले हम देखेंगे कि NH3 के पास कैसे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। देखिए नाइट्रोजन और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, तीन आपके हाइड्रोजन। सबसे पहले पता करना पड़ेगा इसका ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर के तौर पे अगर याद रखें तो क्या होता है, जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस प्रकार। ठीक है, तो यहां पर से हम देखते हैं, अगर चलते हैं तो ये क्या होगा, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का नाम है इस तरीके से। ठीक है, 4A ग्रुप, 5th A ग्रुप, ये A ग्रुप के हैं सारे, 6A ग्रुप, 7th A ग्रुप, और ये होगा 8th A ग्रुप। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस ग्रुप का आ रहा है, 5। नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 5, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या होगा, 5।
सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, कार्बन तक जो भी ग्रुप नंबर होता है, कार्बन तक जो भी ग्रुप नंबर होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ग्रुप नंबर, कार्बन तक जो भी आपका ग्रुप नंबर होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर हम बोलें कि बेरिलियम का वैलेंसी कितनी होगी तो 2, बोरॉन की होगी 3, कार्बन की होगी 4। अब इसके नीचे आने वाले भी आपको तत्व जो है कुछ कुछ पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक जो है आ जाते हैं प्रश्न। जैसे ये हमारा जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होने चाहिए। फिलहाल मैं जो ऊपर की लाइन है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन तक जो ग्रुप नंबर है वही उसकी वैलेंसी होगी। मतलब अगर हम बोलें कि बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी तो उसका आपको देखना पड़ेगा क्या, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर देखेंगे तो आएगा 3, तो बोरॉन की वैलेंसी हो जाएगी 3। कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पर से हम क्या पता कर रहे हैं, वैलेंसी पता कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 चीज़, एक ग्रुप नंबर और एक वैलेंसी। फिलहाल हम वैलेंसी ही पे फोकस करेंगे। अब कार्बन के बाद से जितने भी ग्रुप नंबर है, जैसे हम बात करें 5 से लेकर 8 तक, तो उसके लिए वैलेंसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस ग्रुप नंबर, ठीक है। कार्बन के बाद से जो नाइट्रोजन से नियॉन तक का है या उसके नीचे आने वाले जितने भी तत्व है उनकी वैलेंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से ग्रुप नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, इसकी अगर वैलेंसी निकालेंगे तो क्या होने वाला है, इसकी अगर वैलेंसी निकालेंगे तो 8 में से इसका ग्रुप नंबर, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पर 5A, 5 से माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 3। तो क्या आ गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आ गई। 3 वैलेंसी ये डिसाइड करता है कि उस तत्व के साथ अन्य कितने तत्व जुड़ सकते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी चूंकि 3 आ गई, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या अलग सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, परमाणु जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार देखिए वैलेंसी 3 आ गई, इतना क्लियर है, ठीक। अब एक चीज़ और, एक टोटल आपको काउंट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहां पर 1 2 3 टोटल 3 हो गए, 4 5 6 हो गए कुल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एक एक जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो भी साझा कर रहे हैं, किससे, नाइट्रोजन के साथ साझा करेंगे और कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो 3 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब लोन पेयर कहाँ से आया, देखिए ग्रुप नंबर कितना है 5, ये लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने क्योंकि ग्रुप नंबर था। ये ग्रुप नंबर क्या शो करता है, ग्रुप नंबर शो करता है कि किसी भी तत्व के जो आखिरी कक्ष हैं, ठीक है, आखिरी कोश बोलना चाहिए, SPDF जैसा हमने देखा है स्कूल में, उसके आखिरी कोश में, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो आखिरी कोश में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आखिरी कक्ष में या शेल में या कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये मैंने शो कर दिया है 5 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन के साथ हो चुके हैं पेयर, ये 3 हाइड्रोजन के साथ हो चुके हैं पेयर, ठीक। बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितने बच गए, 2 को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दिया। और चूंकि ये किसी के साथ भी बंध नहीं बना रहा है तो यह रह गया अकेले, और अकेले रह गया तो एक तरीके से नाम हम क्या रिलेट कर सकते हैं, लोन पेयर। अकेला मतलब अलोन होता है, लेकिन चूंकि ये किसी के साथ बंध नहीं बना पा रहा है तो एक तरीके से रिलेट करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर। ये जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच गया ना, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था। पेयर है तो पेयर में 2 रहेंगे, तो 2 मिला के एक लोन पेयर। अगर 4 होते तो 2 लोन पेयर होता। बात समझ में आई, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, क्लियर। तो ये 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा है देने के लिए किसके पास, NH3 के पास में। तो क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ के देखते हैं, वैलेंसी समझ में आ गई। वैलेंसी वो शो करता है कि कितने बंध दूसरे तत्व जुड़ेंगे किसी तत्व के साथ में, कोर तत्व के साथ, कोर एलिमेंट के साथ में। उसके बाद हमको क्या करना था, उसके बाद देखिए अब एक और चीज़ देखिए इसका अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, ये सेटिस्फाई है कि स्टेबल है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले हो चुके थे, और यहाँ पर से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 हो गए थे, 2 एक्स्ट्रा बच गया था, 2 बच गया तो मतलब 7 और 8 टोटल अष्टक पूरे हैं किसके, NH3 के। क्लियर है ये भी। तो 3 चीज़ें मैंने बता दी। ग्रुप नंबर क्या शो करता है, आखिरी कोश में शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के आखिरी कोश में होंगे 5, ऑक्सीजन के होंगे 6, कार्बन के होंगे 4, फ्लोरीन के होंगे 7 आखिरी कक्ष में। ठीक, साथ ही साथ वैलेंसी निकालना है, क्या बताया था मैंने, वैलेंसी निकालने का तरीका बता दिया था। उसके बाद लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने बता दिया था, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी कक्ष में उसको लिख दीजिए ऐसा क्रॉस बना के, फिर जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और जितने बॉन्ड शेयर कर रहे हैं अलग अलग तत्वों के साथ उसको लिख दिया, और जो बच जाएंगे उसका अगर पेयर बनता है तो वो लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है लोन पेयर फाइंड करने का। अब सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं कि BF3 के साथ चेक कीजिए क्या लोन पेयर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है जिसको लेने की जरूरत पड़ रही है, तो चलिए चेक करते हैं BF3 का। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा था बोरॉन, बोरॉन वहां पर लिखा था मैंने, किस ग्रुप का था ये, 3rd A ग्रुप का था। मतलब सीधे सीधे अगर मैं बोल दूं बोरॉन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 की, जैसे मैंने बताया था कार्बन तक जो भी ग्रुप नंबर होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो देखिए बोरॉन के लिए मैं लिख रहा हूं ग्रुप नंबर 3 है, तो आखिरी जो कोश होंगे शेल होंगे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और चूंकि वैलेंसी भी 3 है तो 3 एटम जुड़ सकता है फ्लोरीन का, जोड़ दीजिए F F F जोड़ दिए, ये इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। कुछ भी इलेक्ट्रॉन बचा क्या, कुछ भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, तो लोन पेयर इसमें होगा ही नहीं पहली बात। और साथ ही साथ कमी कैसे हो रही है हम कैसे पता करेंगे, तो कमी ऐसी हो रही है कि अष्टक पूरा होना चाहिए, जैसा कि मैंने लिखा था यहाँ पर अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो अष्टक पूरा यहाँ पर नहीं हो रहा है, कैसे काउंट करेंगे, अगर बोरॉन का और फ्लोरीन का मिला के, तो 1 बोरॉन का 1 फ्लोरीन का 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, कमी हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो कमी हो रही है तो ग्रहण करेगा और ग्रहण करेगा, इसी कारण जो BF3 है वो है क्या, एसिड अम्ल, अष्टक पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि जो नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा था इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, वो अगर दूसरे को दे देगा, वो अगर दूसरे को दे देगा तो इसके पास कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ये दूसरे को दे रहा है तो दूसरे को नहीं दे रहा है, अपने पास भी रख रहा है, ये शेयर कर रहा है इससे। यह नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक लोन पेयर है, ये बोरॉन के साथ शेयर कर रहा है, पूरा उसको नहीं दिया कि जा तू रख ले, उसको मैं भी यूज करूंगा, नाइट्रोजन कह रहा है उसको मैं भी यूज करूंगा तू भी यूज कर, इसी कारण मिलके क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट सह संयोजक बंध, साथ में रहने वाला बंध। एकदम क्लियर है, तो दे देगा तो उसके पास कमी नहीं होगी, हाँ इसकी कमी पूरी हो जाएगी, बोरॉन की कमी पूरी हो जाएगी अष्टक करने के लिए। क्लियर है कैसे हम निकालते हैं लोन पेयर। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है मैं बता देता हूं आपको एक आध और एग्जांपल। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो उदाहरण ले लिया मैंने XeF2 का, जेनॉन, Xe मतलब जेनॉन नोबल गैस है, और फ्लोरीन F2। ठीक, तो XeF2 के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कोर एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट रहता है जिसके साथ अनेक अन्य एटम जुड़े होते हैं, तो इसको हम मेन देखते हैं कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो नोबल गैस है मतलब ये 8A ग्रुप का है, मतलब इसमें कुल आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। ठीक है, अब वैलेंसी अगर देखें, हालांकि वैलेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, जितने एक्स्ट्रा हैं उसको जोड़ देंगे आप डायरेक्ट, वैलेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वैलेंसी अगर देखा जाए तो 8 - 8 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी से हमको मतलब नहीं है, कोई चीज़ अगर किसी के साथ जुड़ी हुई है तो डायरेक्ट उसको हमको उससे जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन को जोड़ दिया, फ्लोरीन को जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कितने पेयर होंगे, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, 3 पेयर आपके बच गए, मतलब इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे XeF2 के पास में। क्लियर है दोस्तों।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैसे किसी के पास लोन पेयर होता है या नहीं होता है, और कमी भी क्यों होती है वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया एक बेसिक तौर पे। और अगर नहीं तो ये तो शॉर्ट ट्रिक मेथड है। इसके अलावा और क्या होता है कि पूरे आप कक्षाएं भरें, कोर्स भरें, SPDF को आपको भरना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको भरेंगे तो फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट में आपको जाना पड़ेगा स्कूल के, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता या बताना है मुझे, तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा या आपको ज़रूरत महसूस होगी तो मैं बिल्कुल उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने जो बताया वो शॉर्ट ट्रिक एक पहचानने के लिए। आपका सेम केस होगा NH3 और हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। अब ये H+ है, मतलब कैटायन है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, इस कारण ये एसिड होगा सीधा सीधा। और ये तो पहले से पता है कि NH3 है मतलब बेस, मतलब ये अपना लोन पेयर प्रदान करेगा इसको, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फिर से यह सहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यह भी जो एक उदाहरण है वो भी किसका उदाहरण है, लुईस अम्ल क्षार का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, ठीक। अब इसकी कमी के तौर पे बात करें, हालांकि कमी से कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न चांसेस नहीं है बनने के, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। इसके पहले वाले जैसे हमने थ्योरी देखे थे उसमें H+ दाता या प्रदान करने वाला अम्ल होता था, इसमें वैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें अगर कमी के तौर पे देखें तो ये HCl या H2SO4 को परिभाषित नहीं कर पाता, कौन, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को परिभाषित नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों मिलकर न्यूट्रल एक जैसा दिख रहा है इस थ्योरी के हिसाब से, है ना। यहाँ पर ये प्लस है जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और ये नेगेटिव है दे सकता है, लेकिन इसमें हम कैसे देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि HCl तो कंबाइन हो चुका है, ठीक है। तो ज़रूरत है कि नहीं, मतलब इस प्रकार से ये H+ अगर दे रहा है ये भी H+ दे पाएगा, तो इस प्रकार से परिभाषित नहीं कर पा रहा है लुईस एसिड बेस थ्योरी कि अगर प्रोटॉन प्रदान कर रहा है या हाइड्रोजन आयन प्रदान कर पा रहा है वो एसिड होगा या नहीं, इसको परिभाषित नहीं कर पा रहा है कौन, लुईस अम्ल और क्षार, ठीक है। दूसरी एक और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है काफ़ी धीरे होता है, बहुत ही धीरे होता है, ठीक है। और चूंकि किसी अम्ल की क्षार के साथ अगर क्रिया करें तो वो काफ़ी जल्दी होने वाला प्रोसेस है, तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर इस थ्योरी के हिसाब से, कि अगर लोन पेयर शेयर करने से हमेशा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, चूंकि उसके बनने की प्रक्रिया धीमी होती है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए अम्ल की क्षार से क्रिया काफ़ी जल्दी होती है, तो भैया ये थ्योरी जो है ना उसको क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक और तरीके से लुईस की अम्ल क्षार की हम जो कह सकते हैं ये लिमिटेशन है ये, ठीक है। तो ये दो बेसिक आप याद रखिए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये हो गई थ्योरी पूरी, बस वही उदाहरण आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, पहचानने आएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो पूछ दिया कि HCl तो सबको पता है कि भाई ये एसिड है, ठीक है, एसिड है या बेस, इतना इजी कभी नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन ये पूछेगा कि ये HCl जो है कौन से थ्योरी के अनुसार एसिड है, तो आपको उस थ्योरी को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दो थ्योरी के हिसाब से एसिड है, आर्हेनियस के अनुसार भी और ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार भी। या फिर उल्टा पूछ दिया कि कौन से थ्योरी के अनुसार HCl जो है लुईस कौन से थ्योरी के अनुसार जो है यह अम्ल नहीं है, HCl जो है कौन से थ्योरी के अनुसार अम्ल नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लुईस के अनुसार यह अम्ल नहीं है। ये किसके अनुसार है, या तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार या आर्हेनियस के अनुसार यह अम्ल है। वैसे सेम किसके साथ हो जाएगा, H2SO4 के साथ। मतलब अम्ल क्षार पहचानने नहीं बोलेगा, वो बोल देगा कि अम्ल है लेकिन किस थ्योरी के अनुसार है। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए हम जल्दी से कवर कर लेते हैं दुर्बल अम्ल क्षार और प्रबल अम्ल क्षार। प्रबल अम्ल क्षार और दुर्बल अम्ल क्षार। पहले देख लेते हैं प्रबल अम्ल क्षार किसे कहेंगे। तो सीधा साधारण शब्दों में सुन लीजिए, जिस भी अम्ल की अति तनु विलयन में, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयनन की प्रक्रिया जो है या आयनन की क्रिया जो है बहुत तेजी से होती है, मतलब बहुत फास्ट आयनित हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, अपने आयन दे देता है, ठीक है। जैसे कि H+ आयन देखा था, बहुत जल्दी दे देता है, प्रदान कर देता है, कौन, अम्ल। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में जितना जल्दी वो H+ आयन प्रदान करेगा, आयनित होकर
उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रबल अम्ल जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं प्रबल अम्ल जो जल्द से जल्द, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी, अति तनु विलयन में भी जल्द से जल्द आयनिक होकर अधिक मात्रा में H+ आयन दे, वह प्रबल अम्ल होगा। और क्षार, प्रबल क्षार किसको कहेंगे, जो अति तनु विलयन में आयनित होकर, जल्द से जल्द आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH आयन दे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या देगा, H+ आयन, क्या अधिक H+ आयन जल्द से जल्द आयनित होकर, और यह आयनित होकर अति तनु विलयन में, क्या चीज जरूरी है, अति तनु विलयन, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और ये क्या देगा, OH आयन अधिक, कम से कम समय में अधिक से अधिक OH आयन अति तनु विलयन में जो देगा OH आयन, क्षार H+ आयन जो देगा वो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उदाहरण के तौर पे बात करें कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा, प्रबल अम्ल का उदाहरण के तौर पे हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3। बहुत ही मतलब पतले बोलना चाहिए, देखिए कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है इस अम्ल की, और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तनु विलयन जिसे कहते हैं, जिसमें उसकी सांद्रता कम होती है। ठीक है, तो बहुत ही कम सांद्रता वाले विलयन में, मतलब जिसको तनु विलयन कह रहे हैं, उसमें भी आयनित हो जाएंगे बहुत जल्दी, और अधिक से अधिक H+ आयन दे देंगे ये सारे के सारे। और प्रबल क्षार किसे कहेंगे, प्रबल क्षार NaOH, जैसा कि हमने देखा था, KOH, ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही बोलना चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी आयनित होकर OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों के दोनों। ठीक है, ये हो गया आपका प्रबल अम्ल क्षार उदाहरण के साथ में। बात कर लेते हैं आखिरी, और वो है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के उदाहरण। तो जस्ट इसका उदाहरण उल्टा हो जाएगा, उदाहरण मतलब जिसका डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा। क्या, दुर्बल अम्ल क्षार का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन उल्टा। जो अति तनु विलयन में बहुत ही कम H+ आयन प्रदान करे अपघटन होकर, वो दुर्बल अम्ल है, और जो बहुत ही कम OH आयन प्रदान करे अपघटन होकर, वो दुर्बल क्षार है। ठीक, इसका उदाहरण लेंगे तो क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, हालांकि अपघटन होकर क्या मिलेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H+ आयन। लेकिन ये H+ दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि H+ आयन अधिक मिल रहा है, बहुत ही कम H+ आयन ये प्रदान करता है अपघटन होने के बाद में, तनु विलयन में। अति तनु विलयन दोनों में कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया CH3COOH, ये हो गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल क्षार की परिभाषा के तौर पे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार की परिभाषा के रूप में हम क्या बोलेंगे कि जो क्षार बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करे वह दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, दुर्बल क्षार के रूप में हम याद रख सकते हैं MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ये आपका दुर्बल क्षार का उदाहरण है। बहुत ही कम मात्रा में ये प्रदान करता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, इससे प्रश्न आने के चांसेस कम है, लेकिन एक चीज़ मैं नोट पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पिछले क्लास में संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का हमने उदाहरण देखा था। ठीक है, कि संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए हमेशा प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार जो होगा, क्योंकि अम्ल का जो संयुग्मी क्षार होता है ये तो आपको पता है, तो प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार जो होगा वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, और प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल जो होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। उल्टा, प्रबल अम्ल है तो संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा, प्रबल क्षार है तो संयुग्मी अम्ल जो है वो दुर्बल होगा, उल्टा होगा। तो ये नोट पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, सारे उदाहरण कर लीजिएगा। और ये सारे हो गए उदाहरण के साथ में ये पूरा टॉपिक अम्ल क्षार। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पीएच। ठीक है, तो चलिए फिर पीरियोडिक टेबल जैसे ज़रूरी है, मैंने बताया पीरियोडिक टेबल आपको पता होने चाहिए। खैर वो चीज़ पूरे सिलेबस में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक है जिसमें पीरियोडिक टेबल काम में आएगा, वो मैं पढ़ाऊँगा अलग से आपको।
फिलहाल एक बेसिक के तौर पे आप पीरियोडिक टेबल देखना चालू करें अभी से, क्योंकि एक ही बार में वो याद हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम नए टॉपिक पीएच के साथ में। ठीक है, पीएच मान उससे संबंधित टॉपिक। धन्यवाद।